श्रीगुरुपदद्वन्द्वमच्युतपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब निस्तेजता लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमारे चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस पर बहुत सारे डॉक्टर्स लोग को घबरा जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो इसी पर मैं आज आप लोगों को कुछ कुछ योग बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल सिंपल है, जो सभी को काम आएगा। 1 मिनट रुक जाइए बस, मुझे अभी ये थोड़ा अपने स्क्रीन पे दिखाने के लिए वो फोटो चाहिए आज का। तो हाँ, देखिए आप लोग के स्क्रीन पे ये दिख रहा है। तो अभी हम लोग ना इसी पे चर्चा करेंगे कि अगर निस्तेजता रहती है तो हमें किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से विचार करना चाहिए। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। मैं आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर जी के नोट से कुछ आप लोगों को मतलब उनके जो नोट्स में बताया गया है उसका एक गाइडलाइन है। इसमें तो बहुत सारी दवाइयां दिया जा सकता है, एक गाइडलाइन है तो वो मैं बता रहा हूँ। जब भी निस्तेजता रहती है तो एक तो निस्तेजता शुक्र के क्षय की वजह से हो सकती है, या फिर बाकी लोग म्यूट रखिए, निस्तेजता की वजह से रह सकती है, मतलब शुक्र क्षय की वजह से रह सकती है, या फिर वो पांडु रोग हो सकता है। मतलब जब खून की कमी हो जाती है, रस और रक्त का क्षय हो रहता है, तो वो पांडु रोग की वजह से हो सकता है। या क्षयात्मक संप्राप्ति रहती है, मतलब धातुओं का अनुलोम क्षय या प्रतिलोम क्षय, इसकी वजह से निस्तेजता रहती है। या अकाल में वार्धक्य आ गया, बुढ़ापा आ गया, उसकी वजह से निस्तेजता रहती है। या फिर हमारे पास कॉमनली जो एड्स के पेशेंट आते हैं, जो मतलब HIV पॉजिटिव पेशेंट आते हैं, उनमें भी निस्तेजता रहती है। या अति मात्रा में शुक्र क्षय, आजकल पॉर्न वीडियोज जब से ये जियो का आ गया है ना, तो लोग 2 GB फ्री में खर्च करने के लिए रात को बॉयज या गर्ल्स जब शुक्र का बहुत ज्यादा क्षय करते हैं, तो उसकी वजह से निस्तेजता आ जाती है। तो इसी को थोड़ा सा अगर हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस करें तो दुर्बलता और रुक्षता ये भी मिलता जुलता है। और इसमें और हम लोग देखेंगे तो साम अवस्था निराम अवस्था दो अवस्थाएं रहती हैं, ये हमें देखना चाहिए। फिर अगर हम लोग देखेंगे कि पांडुता है तो उसमें HB का थोड़ा जांच करा लें। पांडुता रहेगा तो स्क्लेरा भी अलग तरह से दिखेगा, चेहरा भी एकदम निस्तेज दिखेगा। और ऐसे पांडु रोग में तो भेक वर्ण सन्निभा ऐसा बोला है, बरसाती मेंढक की तरह शरीर त्वचा हो जाती है, पांडु रंग का हो जाता है। तो इसमें दोष जो देखेंगे तो कफ और पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है। धातु देखेंगे तो रस रक्त और मेद धातु, इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। मल देखेंगे तो पुरुष स्वेद और मूत्र, तीनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। स्त्रोतस अगर देखेंगे कि निस्तेजता करने के लिए कौन से स्त्रोतस इन्वॉल्व हैं, तो निस्तेजता जो डार्क फेस हो जाता है, पहले इंसान गोरा दिख रहा होता है, अचानक ही वो एकदम डल
एकदम काला काला काला, मतलब एकदम निस्तेज दिख रहा है, तो उसमें अन्न व स्रोतस की दृष्टि है क्या, अग्नि कैसा है, और उसका हेतु क्या है, मतलब विरुद्धासन है, अनशन, अध्यशन, विषमासन, ऐसा है क्या, या मतलब कुछ खा नहीं रहा है ऐसा है क्या, अति मतलब उपवास है क्या। फिर प्राणव स्रोतस की भी दृष्टि दिखती है, रसव स्रोतस की दृष्टि, रक्तव स्रोतस की दृष्टि, मेदोव स्रोतस की दृष्टि और शुक्रव स्रोतस की दृष्टि ऐसे दिखती है। अगर हम लोग एनाटॉमिकली देखें तो ये स्किन के, चेहरे के त्वचा में दिखता है मैनिफेस्टेशन। इसी तरह से यकृत और प्लीहा और वृक्क, मतलब लीवर का भी कोई पैथोलॉजी हो सकता है, मतलब जहां पे रंजक पित्त अच्छे से काम नहीं हो रहा है तो यकृत की दृष्टि हो सकती है, या प्लीहा की दृष्टि हो सकती है, या फिर किडनी से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, तो इनको भी हमें देखना चाहिए। अब निस्तेजता के जब पेशेंट आते हैं तो हमें किस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सोचना चाहिए, तो इसमें दीपन, पाचन, मतलब अग्नि को दीप्त करने वाला, आम को पाचन करने वाला, रस और रक्त का वर्धन करने वाली दवाइयां, गृहणीय दवाइयां, अगर शयात्मक संप्राप्ति है तो ग्रहण करना ही पड़ेगा हमें, और स्निग्ध करने वाली दवाइयां, मतलब जैसे कि हम दाढ़ीमा दिघृत वगैरह दे रहे हैं जो स्नेहन करे, स्निग्धता लाए, वो जब हम करते हैं तो निस्तेजता में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी में गुरुकुल पारंपरिक उपचार अगर हम लोग देखें तो स्वर्ण माक्षिक का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है क्योंकि रक्त का प्रसादन करता है। चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छा काम करता है। श्रृंग भस्म बहुत अच्छा काम करता है। यह क्या करना है, श्रृंग भस्म को 3-3 चम्मच ज्यादा मात्रा में सुबह शाम देना है। कुष्मांड पाक के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। चंद्र प्रभावटी 3-3 गोली सुबह शाम देना है। स्वर्ण माक्षिक आदि वटी भी 3-3 गोली सुबह शाम देना है। खाना खाने के बाद अश्वगंधा रिष्ट देना है। अगर मधुमेह है तो फल त्रिकादि क्वाथ को 4-4 चम्मच खाना खाने के बाद देना है। अगर मधुमेह नहीं है, डायबिटीज नहीं है उनको, तो च्यवनप्राश या अश्वगंधा लेहम या अश्वगंधा पाक इसका प्रयोग करना है। तो इससे कार्शता वगैरह ठीक हो जाता है और तेज फिर से आने लगता है। और हेतु सेवन, अगर शुक्र क्षय है तो वह बंद करना है। अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय, किस तरह से क्षय हो रहा है वह बंद करना है हमें, हेतु को। और कृष व्यक्ति को रात्रि में अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच लेना जरूरी है दूध के साथ। और इंटरनली अगर रहे तो, अगर उसका पेट में वायु नहीं हो रहा है, मतलब आधमान नहीं हो रहा है, तो और शारीरिक श्रम ज्यादा होने की वजह से उसको निस्तेजता आ गई है, तो लाक्षादिगुल, लाक्षाघृत या शतावरी घृत दो दो टाइम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर शुक्र क्षय की वजह से निस्तेजता आ गई है तो अश्वगंधा घृत का प्रयोग करें, सिद्ध मकर ध्वज का प्रयोग करें, वंग भस्म का, त्रिवंग भस्म जो शुक्र पे काम करने वाली, वृक्ष योग का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर क्षयात्मक संप्राप्ति है तो महालक्ष्मी विलास रस, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। वह 3-3 गोली सुबह शाम देना है। मधुमालिनी वसंत रस 6-6 गोली, ये मात्रा इसलिए ज्यादा है कि इसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। मधुमालिनी वसंत 6-6 गोली सुबह शाम देना है 2 टाइम खाना खाने के बाद। और अगर बहुत ही पेशेंट गरीब है और निस्तेज भी है तो उसको अश्वगंधा, फिर चोप चीनी और शतावरी ऐसे अगर दूध के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर पेशेंट अफोर्डेबल है, मतलब खर्चा ज्यादा कर सकता है, तो धात्री रसायन इसका प्रयोग करें। और बृहणीय गण के जो भी द्रव्य, विदारी है, शतावरी है, बला है, इनके जो भी योग आते हैं च्यवनप्राश, अवले च्यवनप्राश जैसे फॉर्म में, तो उनका प्रयोग करें। या विदार्यादि लेहम का प्रयोग करें, या फिर शतावरी लेहम का प्रयोग करें, शतावरी गुड़ का प्रयोग करें, तो उसका निस्तेजता ठीक हुआ। शुक्र पे काम करना, शतावरी है वो शुक्र धातु पे काम करता है, विदारी भी शुक्र पे और मांस पे काम करता है। इस तरह से जब हम सोच के काम करते हैं ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। निस्तेजता का अगर हम लोगों ने देखा ग्रंथों में तो क्या क्या काम करते हैं मेडिसिन, तो च्यवन प्राशावले बहुत अच्छा काम करता है। ओरिजिनल अगर बनाया हुआ है, कंपनी मेड का मैं गारंटी नहीं दूंगा, जो ओरिजिनल बनाया है वो बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा पाक का बहुत अच्छा काम होता है। शतावरी घृत का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। चंद्र प्रभावटी, चंद्र प्रभावटी क्या है, मूत्र प्रवृत्ति अच्छा करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है और चेहरे पे रौनक ला देती है। उसका नाम ही है चंद्र प्रभा, मतलब जिस तरह से चंद्रमा की प्रभा बढ़ती है वैसे ही चंद्र प्रभा को अगर रोज सेवन किया जाए तो अपने आप शरीर पे ग्लो आ जाता है। इसी तरह से श्रृंग भस्म, द्राक्षारिष्ट, द्राक्षासव, फिर चंदन मला लाक्षादि तेल, इसका अभ्यंग कराएं बहुत अच्छा फायदा होता है। मधुमालिनी वसंत रस, लक्ष्मी विलास रस और कुष्मांड पाक, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पेशेंट का अगर हमें
कुछ विहारात्मक चेंजेस करने हैं तो उसको सूर्य प्रकाश, सनलाइट मिलना बहुत जरूरी होता है, जितना जरूरी है। और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और स्पोर्ट्स खेलें तो वह निस्तेजता को, स्पोर्ट्स धूप में नहीं खेलना है, मतलब सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे खेलना है। इसी तरह से अति श्रम को त्याग देना है, बहुत ज्यादा धूप में काम करना त्याग देना है, जागरण नहीं करना है, फिर कम खाना ये बंद कर देना है। फिर व्यसन, कोई भी तरह का अगर एडिक्शन है उसको, तंबाकू गुटखा और या फिर पॉर्न वीडियोस देखने का, वह एडिक्शन बंद करना बहुत जरूरी होता है। व्यसन जो है वह किसी भी रूप में रहता है, जो चीज शरीर को नुकसान दे रही है और तब भी उसका सेवन करने का मन कर रहा है, और जो नुकसान देने वाली चीजें हैं वह पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। और इसके बाद में परहेज में क्या देना है, तो अन्न अच्छे से मिलना चाहिए, उड़द का सेवन करें, मूंग दाल, चना दाल, और जो भी छिलके वाले जो धान्य है उनका प्रयोग करें, छिलका होना चाहिए। पत्ते वाली सब्जियां खाने के लिए दें, जो यंग है वो पत्ते वाली सब्जी खाएंगे तो कुछ नहीं प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद में फल दें, जितना फल खाएं, ऋतु फल खाएं, उतना अच्छा फायदा होता है। दूध का सेवन ज्यादा करें, दूध के सेवन करने से शुक्र की वृद्धि होती है। चेहरा जो होता है हमारा, वह शुक्र का ऐसे मैनिफेस्टेशन करता है। अगर हमारा शरीर में शुक्र का क्षय है तो चेहरे पे शुक्र क्षय की वजह से कालापन आ जाएगा, निस्तेजता आ जाएगा। तो सद्य शुक्र करम पयः, ऐसा जब बोलते हैं तो दूध पिलाना बहुत अच्छा रहता है। और नमक का सेवन कम मात्रा में करें, जितना जरूरत है उतना नमक का सेवन करें। और खाना खाएं तो चबा चबा के खाना खाएं। लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बिना चबाए, टाइम कम है, बाकी चीज के लिए टाइम है, मोबाइल के लिए टाइम है, लेकिन चबा चबा के खाने में बहुत तकलीफ होती है। तो 32 टाइम, जितने दांत है उतने बार खाना चबा के खाएं तो ज्यादा फायदा होता है, ऐसा हमारे ग्रंथ बोलते हैं। और खाने के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 8 बजे खाए, फिर 9 बजे खाए, फिर 10 बजे खाए, फिर 11 बजे खाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाने का अंतर रहना से अच्छा रस धातु, रक्त धातु ये बनता है, शुक्र धातु अच्छा बनता है। कुपथ्य में क्या करना है कि जो सड़ा हुआ परियुषित अन्न है वह ना खाएं, फर्मेंटेड आइटम्स ना खाएं, बहुत ज्यादा नमकीन चीजें, जो बाहर का जो चटपटा चीज मिलता है, ये जो चाट मसाला वगैरह का बनाया हुआ, जो जिसमें नमक ज्यादा रहता है, पानी पूरी वगैरह, उसका सेवन कम करें। खट्टे पदार्थ कम खाएं, टोमेटो सॉस और ये जैम जेली ये सब कम खाएं। और अचार का सेवन कम करें, क्योंकि ये रक्त की दुष्टि करता है, और रक्त की दुष्टि, और क्षार का सेवन कम करें। पापड़ में क्षार बहुत रहता है, चाइनीज फूड में क्षार रहता है, तो ये पित्त वर्धक है और भ्राजक पित्त को दूषित करता है। इसीलिए पापड़, क्षार, दही का सेवन ना करें, नमक ज्यादा नहीं खाना है, और फिर खट्टी चीजें नहीं खाना है, फिर मिठाइयाँ नहीं खाना है ज्यादा, बेकरी के पदार्थ नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं खाना है, और कृत्रिम चीजें जो रहती है, बाहर की चीजें, जो भी जैसे कि सड़ा हुआ मैदा से ये बनाया जाता है, पिज्जा वगैरह, वो एक बार खा लिया तो ठीक है, लेकिन रोज रोज खा रहे हैं अगर, तो उससे जरूर निस्तेजता आ जाती है। एक तो वो पचता नहीं है, और फिर वो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, वो मतलब पर्युषित अन्न है। इसी तरह से रसायन चिकित्सा करें अगर निस्तेजता को ठीक करना है तो। मैंने एक पेशेंट को दिया था, उसका शुक्र क्षय बहुत ज्यादा था, तो सिद्ध मकरध्वज मैंने दे दिया और उसको दूध के साथ पिलाया, तो उसका पूरा चेहरा अच्छा खिल गया। ब्रह्मचर्य पालन करने को कहा। और वो जो रहता है ना अष्ट मैथुन, स्त्रियों से छुप छुप के बात करना, स्त्रियों के बारे में सोचना, स्त्रियों के साथ खेलना, ये सबसे क्या होता है, अष्ट मैथुन ऐसे 8 टाइप का चीज रहता है। स्त्रियों से बहुत प्राइवेट बातें करना, अकेले में बात करना, स्त्रियों को देख के मोहित होना, ऐसा अष्ट मैथुन है 8 टाइप का। उससे क्या होता है, शुक्र जो है वो स्खलित हो जाता है। और कुछ लोग का शुक्र इतना जल्दी स्खलित हो जाता है कि वो केवल सोचते हैं तभी उनको निकल जाता है। तो इसको टालना चाहिए, अष्ट मैथुन, मानसिक मैथुन को त्याग देना है। इसी तरह से च्यवन प्राशावले, धात्री रसायन, फिर गोरख चिंचावले करके एक दवाई आता है, जो मतलब इमली का ही टाइप रहता है, अ, उसका सेवन करें। शतावरी घृत का प्रयोग करें, द्राक्षावले का प्रयोग करें। व्यायाम और योग में कम से कम 6 सूर्य नमस्कार करें, इससे निस्तेजता जो है वो पूरी तरह से तेजस्वी इंसान बन जाता है। फिर घूमना फिरना जरूरी है, स्विमिंग करना बहुत जरूरी है। और डोरी का जो स्किपिंग रहता है, डोरी से जो जंपिंग करते हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और चेहरे पे
वो ज्यादा तेज आ जाता है। इसी तरह से अगर पेशेंट डॉक्टर के पास आए तो कुटी प्रावेशिक रसायन के हिसाब से रसायन का प्रयोग करें। मतलब पूरा कुटिया में बैठा के और बंद करके नहीं करना है, लेकिन उसी मेथड से अगर करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और चंदन मला लाक्षादी तेल का अभ्यंग करें, कुमकुमादि तेल, वर्णगन का प्रयोग करें, गंधक रसायन का, गंधक का सेवन जो है वो तेजस्वी बनाने में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पंचकर्म में जो ये दूध और जो ये रहता है खील रहता है, इनको मिक्स करके बॉईल करके और ब्रीहण बस्ती दे या दूध का केवल सिंपल बस्ती दे तो उससे भी तेज आ जाता है। और चिकित्सा में 6 हफ्ते से 3 महीना तक टाइम लगता है, तो चेहरा बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह से खट्टी चीजें न खाएं, लवण का सेवन कम करें। नमक ज्यादा खाने से भी पित्त की दुष्टि होती है और उसके वजह से तकलीफ होता है। इसी तरह से हिसाब से खाना खाएं, अति नहीं खाना है, हीन नहीं खाना है। और टाइम पे सोना, नींद जो है वो बहुत जरूरी है। नींद जितना जरूरी है, हर व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक बौद्धिक कर्म अलग रहता है, हर का नींद का पैटर्न अलग रहता है। तो दिन में सोना नहीं है, दिवा सौंप नहीं करना है, अति निद्रा नहीं करना है, हीन निद्रा नहीं करना है। उसी तरह से कुष्मांड पाक का प्रयोग करें, च्यवन प्राशावलेह का प्रयोग करें, स्वर्ण माक्षी का प्रयोग करें, द्राक्षारिश कुमारियासों का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाए। दूसरा क्या है कि पेट को ठीक करने का उपाय करना चाहिए, दीपन पाचन। और उसके साथ में सूखा मेवा जो रहता है या ड्राई फ्रूट्स जो रहते हैं उसको सेवन करने से तेज आ जाता है, उससे शुक्र धातु भी अच्छा होता है। मेरे पास एक इनफर्टिलिटी का पेशेंट था, तो मैंने उसको केवल ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए बोला। ड्राई फ्रूट्स खाने से ही उसका स्पर्म मोटिलिटी काउंट भी अच्छा हो गया, तेज बढ़ गया बहुत ज्यादा। मेन बात है ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसी तरह से एक खजूर का प्रयोग करें या 2 या 3 का प्रयोग करें। और मनुका रोज खाएं। किशमिश जो है वह खाने से रस और रक्त धातु अच्छा बनता है। और मनुका जो है वो पेट भी साफ करता है और रस रक्त के लिए रसायन भी रहता है। ऐसा करने से निस्तेजपना पूरी तरह से ठीक होके इंसान तेजस्वी बन जाता है। अभी आप लोगों का कुछ अनुभव है तो आप लोग बताइए। मैंने अपने सर के नोट से तो इतना बता दिया। डॉक्टर शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? अर्शिया मैम, आपने ऐसे पेशेंट ठीक किया जो बोलते हैं कि हमको आप ओजस्वी तेजस्वी बना के दो? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए मैम। हाँ जी सर, ये तो प्रॉब्लम अगर सही से सोचा जाए तो आजकल बहुत सारे लोगों के साथ है। फेस पर जो तेज है वो गायब है, और उसकी जो वजह आपने बताई मेजोरिटी टाइम वही सारी वजहें होती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आपका जो चेहरा होता है वो आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अंदर जिस तरह का थॉट प्रोसेस रहता है। तो जो भी आजकल वीडियो वगैरह लोग ज्यादा देखते हैं या सोचते हैं, तो उस वजह से उनके चेहरे का तेज भी चला जाता है, एक अलग टाइप की मेच्योरिटी भी रहती है। और वो सब चीजें फालतू सोचते हैं तो इरिटेटेड भी बहुत रहेंगे। डार्क सर्कल्स वगैरह भी उनके बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि स्क्रीन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये सब सारी चीजें आती हैं। तो इसमें शोधन की जरूरत होती है कई बार। मुझे लगता है जैसे ऐसे सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम रहती है, तो वहां पर नित्य विरेचन वगैरह और रसायन औषधियां देंगे तो उनसे होगा। और दूसरी बात है कि बहुत ज्यादा सही रहना होता है, मतलब ब्रह्मचर्य का आचरण करने के अलावा आप जो सोचते हो सही है वही बोलिए। मतलब मन वचन कर्म से अगर हम सच का पालन करते हैं तो उसकी वजह से भी होता है। क्योंकि जो लोग ऐसे होते हैं ना कि बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं और दिखाते कुछ है, तो उनके भी चेहरे से तेज गायब होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सामने वाले को चीट कर रहे हो, आपको लगता है, तो उसका एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, या कह सकते हैं दिल पर बोझ आता है। तो जब अंदर कहीं पर आत्मा पर बोझ होगा तो उसकी वजह से भी मन का तेज, मतलब चेहरे का तेज गायब रहता है। तो चेहरे का तेज गायब होने के पीछे बहुत वही जो पुरानी लाइफस्टाइल बोलते थे कि मनसा वाचा कर्मणा एक रहिए, तो वो चीज बहुत ज्यादा फायदे रखती है। और अगर वाकई कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, या कुदरत उसके साथ ऐसा कुछ करे कि उसके अंदर ब्रह्मचर्य आ ही जाए, तब तो फेस पर बहुत ज्यादा ग्लो आता है। मतलब एक नेचुरल ब्रह्मचर्य करना, और एक होता है कि हम लोग चैनलाइज कर लेते हैं कि हाँ उन चीजों को ज्यादा सोचते ही नहीं है। उस तरह की हमारी परवरिश होती है, एक नेचुरली भी होती है, कुछ लोग के साथ आती है। जैसे योगी लोग के साथ बोला जाता है कि उनके अंदर इटसेल्फ मतलब इम्बेडेड होता है ब्रह्मचर्य, तो उनके फेस का बहुत बढ़िया ग्लो होता है। और वैसे भी देखा भी है, टीबी वगैरह के मरीज है और भी जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा इन सब चीजों को सोचते हैं ना, उनके फेस का ग्लो तो गायब ही रहता है। उनकी आत्मा में भी मतलब उतना बल नहीं होता है। अगर कोई सामने वाला दमदार हो तो उनको बड़े आराम से दबा सकता है, ऐसा भी होता है सर।
और तो अपने इसमें जो ग्रंथ है मेडिसिन में ना, अभयारिस्ट वगैरह बढ़िया काम करेगा, क्योंकि अभया जो है वो फेस पर काफी बढ़िया काम करती है। और महामंजिष्ठादि वगैरह ये सब सारी चीजें, त्रिफला वगैरह भी दे सकते हैं। और मतलब हर घंटे पर पानी से फेस को धोना है। लेकिन मतलब पहले ज्यादा जरूरी है सर उनकी जो भी पाचन विकृति है उसको ठीक करना, और जो थॉट प्रोसेस में कमियां हैं उनको ठीक करना। जी सर। और क्या है ना कि अपने ग्रंथों में ऐसा बताया है कि ब्रह्मचर्य अगर 12 साल तक पा लिया जाए, कर लिया हम्म जाए, तो हम्म पूरा शुक्र जो है ना ऊर्ध्वगृत होके और हम्म ईश्वर डायरेक्ट दिखाई देने लगते हैं, अगर 12 साल तक नियम पाला जाए तो अपने हम्म ऋषि मुनि लोग थे ना, वो एकदम उनकी शादी भी हो जाती थी तो 12-12 साल तक तो वो ब्रह्मचर्य कंटिन्यू पालते थे। तो हम्म। जितना शुक्र की रक्षा करें उतना ईश्वर के पास परमात्मा दिखने लगते हैं, ऐसा हाँ बताया। नहीं, जैसे शुक्र के केस में लोग सोचते हैं कि सिर्फ इट इज अप्लीकेबल विद द मेल ओनली। इट इज अप्लीकेबल विद द मेल एंड फीमेल ऑल। कोई भी अगर उस तरह के डिजायर करेगा, क्योंकि उसका ड्रॉबैक ऐसे आता है कि आपने कुछ भी इच्छा करी बहुत ज्यादा और फुलफिल नहीं हुई, तो एक मेंटल टेंशन तो होती है दिमाग में ना। तो जब मेंटल टेंशन होगी तो बॉडी के अंदर, और आपका ब्रेन एक तरफ से जान रहा है कि हाँ आप ये चीज गलत कर रहे हो, क्योंकि आपका वो टाइम है पढ़ाई लिखाई का। जैसे पुराने जमाने में बोलते थे कि ब्रह्मचर्य आश्रम 25 ईयर की एज तक होता था। मतलब 25 साल तक आप इसमें रहेंगे, फिर 25 के बाद गृहस्थ होगा, फिर 50 के बाद ये होगा, जिस तरीके से। तो जब उस तरीके से गृहस्थ मतलब आप ब्रह्मचर्य आश्रम का फॉलो करते हो, और मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही, तो उसमें एक बड़ी अच्छा ये होती है कि आप पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी कर रहे हो उसमें भी बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करते हो। आपकी जो बॉडी बिल्डअप होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र, जैसे हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि एक बूंद बनने के लिए 1 महीने का टाइम लेता है। अगर बहुत सारी थियरीज के हिसाब से सोचें, तो शुक्र बना है इतने अच्छे से, मतलब इतना मुश्किल से टाइम लगा हुआ है, और आपने उसका मतलब बेवकूफी में क्षरण कर दिया। तो जब क्षरण कर देंगे तो शरीर का तो क्षरण होगा, क्योंकि अल्टीमेट धातु वही है। तो ये चीज तो है। और पुरानी जो सर परवरिश होती थी, जिसमें हम लोग को सिखाया जाता था कि हर कोई आपके भाई बहन है, जब प्रेयर भी होती थी तो उसमें बताते थे, और एक फीलिंग भी वही आती थी कि सामने वाला या तो ब्रदर है, मतलब बीइंग अ लेडी मैं कर रही हूँ, या तो सामने वाले को आप भाई समझते थे या बाप समझते थे, या मतलब इस कैटेगरी में ही डालते थे। यही तो होती थी। तीसरी कैटेगरी बहुत रेयर एग्जिस्ट करती थी। आज से 20-25 साल, 30 साल पहले, हम 35 साल पहले चले जाएं तो जब उस तरह का थॉट प्रोसेस होता था तो चेहरे पर ऑटोमेटिकली उन बच्चों में, मतलब उस टाइम में 90% मेरे ख्याल से बच्चों पर ज्यादा तेज रहता था, 10% ही होते थे बड़े वैसे नजर आते थे। आजकल तो बहुत सारे लोग के साथ में ये प्रॉब्लम आ और गई ये है। जो आस्था और श्रद्धा का जो केस चल रहा है टीवी पे, यहाँ तो हम्म। डेटिंग ऐप से बच्चे आ रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, और पेरेंट्स को छोड़ के और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बाद में ये सब हो रहा है। ये तो अब बहुत वो ही तो सर दुखद बहुत है। ही गलत है। वो गलत इस वजह से है क्योंकि मेन वही है ना, जब बेसिक बचपन में पढ़ाया जाता था कि आपको और जब पता माता ही है पिता सामने वाले अलाउ को कैसे भाई करते बहन की हैं, नजर से देखना। तो माता पिता वो अलाउ कैसे कर रहे हैं बच्चियों को कि आप जाओ लिव इन रिलेशनशिप में रहो। सर माता पिता अलाउ क्या कर रहे हैं, अगर आप सही से सोचेंगे तो माता पिता को कुछ नहीं पता होता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का कोचिंग इंस्टीट्यूट था, तो मैं देखती थी बच्चे अपने घर से आते हैं कुछ कपड़े पहन करके, और बाथरूम में जाकर कुछ और कपड़े पहन कर आ रहे हैं। या मैं आपको रियल केस बताती हूँ। मतलब मैं पढ़ा रही थी, 10 साल पहले की बात है। क्लास में एक बच्ची सामने बैठी थी, शी वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, और उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, मुझे गंदा लग रहा था बीइंग अ लेडी। मैं वही सोची उसके साथ के जो लड़के हैं, और मतलब जो मेल टीचर पढ़ा रहा है उसको कैसी फीलिंग आएगी, और उसके पेरेंट्स ने क्या देखा नहीं। तो मुझे पता है ये बच्चे सुनते ही नहीं अपने माँ बाप की। जैसे बहुत सारे लोग दोष देते हैं ना कि माँ बाप ने कुछ किया क्यों नहीं, माँ बाप बोलते क्यों नहीं। अरे आप अंदर झांक कर देखेंगे तो सर बच्चे सुनते ही नहीं माँ बाप की। जैसे हम लोग को होता था ना कि हम क्या करें कि हमारे माँ बाप खुश हों। आजकल के बच्चे ये सोचते हैं कि हम क्या करें जिससे हम खुश रहें। माँ बाप गए चूल्हे भाड़ में। तो 90% की सोच वो है। अगर आप बहुत अंदर से तलाशेंगे तो बहुत इसका रेयर बच्चे कारण है हैं जो इनके कि अंदर तो डिवोशन डेडिकेशन है पेरेंट्स के लिए डिसिप्लिन अपने। चला गया, मैम पैसा लौटा गया। मैम मेरे को मैम ऐसा लगता है कि जैसे वायु में रुक्षता बढ़ रही है, जैसे पौधे कम हो रहे हैं, तो वो रुक्षता के कारण एक अनसेटिस्फेक्शन रहता है, तृप्ति नहीं मिलती है। तो उसके कारण लोग प्लेजर की तरफ भागते हैं। जैसे जब हम लोग छोटे थे तो हवा अच्छी थी, हम लोग साइकिल चला सकते थे। आजकल कई शहरों में साइकिल ही नहीं चला सकते क्योंकि वायु नहीं, खराब हो वो गई। चीज डॉक्टर साहब जो आप कर रहे हो वो सारी चीजें ठीक है। मैं ये कर रही हूँ जैसे एक हमारे टाइम में हम ना एक मतलब मेजोरिटी बच्चों के अंदर ये होती थी कि हम क्या करें कि हमारे माँ बाप हमारी वजह से खुश रहे हैं, उनके चेहरे पर एक शिकन हो, संतोष हो, मतलब वो प्राउड फील करें कि हम उनके बच्चे हैं। ये जो फीलिंग अगर आपके अंदर कभी भी रहेगी तो आप अपने पेरेंट्स के, अपने सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन अब ये रहे कि नहीं हमारे पेरेंट्स से हमें मतलब ही नहीं, वो रोते हैं हंसते हैं, उनके चेहरे पर शिकन आती है नहीं आती है,
तब आप मनमानी करोगे ही, और तब आप ऐसी मनमानियां करोगे, शुरुआत में सिर्फ पेरेंट्स को दुख होगा, लॉन्ग टर्म में आपको दुख होगा। हाँ मैम, ये जो भावनाओं की वाद मैं बात प्रधान कर रही काल हूँ है। ना, एक धागे से जो हम लोग बंधे होते थे कि हाँ हम कोई ऐसा काम ही नहीं कर सकते, क्यों, मेरे माँ बाप के साथ ये हो जाएगा, मेरे माँ बाप दुखी हो जाएंगे। आजकल के कितने बच्चे सोचते हैं कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो मेरी माँ कितनी दुखी हो गई, मेरे फादर कितना दुखी होंगे। ये चीज सोचने की जरूरत है ना। जो सेल्फ सेंटर्ड वाला सिस्टम है बच्चों के अंदर आ गया है, पता नहीं क्यों, मतलब तो उसके पहले पीछे के कहाँ जमाने कहाँ में से कमी है। बच्चों मैम को सत्व भी आध्यात्मिक कम है। बनाया जाता था, पूजा हाँ पाठ और संस्कार दिया जाता था, आध्यात्मिक आध्यात्म की ओर ले जाता था। आजकल हाँ, क्या है कि जितना बच्चा, माँ बाप बिगाड़ते हैं कि ये लो वो लो, ये गैजेट वो गैजेट, ये मोबाइल वो मोबाइल, तो तो फिर वो तो बच्चे सर सोचते हैं ना कि हम इसलिए दे रहे हैं कि हमें नहीं मिला तो चलो हम इस कैपेबल हैं, बच्चे को दे दें। पर बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं, तुम तो इतना कमाते हो, तुम इतना जो दे रहे हो ये कम दे रहे हो, तुमको तो इससे ज्यादा देना चाहिए। और हम जैसे कि वही मैं ये बता रही हूँ, एक्चुअली अगर ग्रेटिट्यूड की भावना बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा आ जाए पेरेंट्स के लिए, जैसे पहले के टाइम में होता था कि माँ बाप जो कर रहे हैं बहुत है और बहुत बड़ा एहसान है माँ बाप का तो करना। माँ बाप भी तो खुद भी नहीं चाहते ना कि बच्चे हमारे पैर छुएं, वो पुराने जमाने जैसा ना हो, वो हेलो और मैम, हाय। मैम वो ग्रेटिट्यूड और भावना भी ना, वो जैसे नर्व्स जब काम होती तभी आती है, क्योंकि अब सत्व ही कम हो गया। अब देखिए ना, स्पर्म काउंट कम हो गई है, वही नहीं सत्व रहा है, तो वो जीन्स में जब बच्चों की जो पैदाइश होती है वही गड़बड़ हो जाती है। अब तो पता नहीं सर, मैं आपको बता दूं जितने मेरे पास ईडी और पीएमई वगैरह के पेशेंट्स आते हैं ना, क्योंकि जी मैं तो बोलना नहीं चाहिए, मैं बोल देती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ भाई शादी से पहले कितने अफेयर रखे थे तुमने, मैं एकदम स्ट्रेट जी फॉरवर्ड हाँ। पूछती हूँ। और अधिकतर क्योंकि मैंने बुक में जब पढ़ा था तो रियलिटी ये था, मुझे विश्वास नहीं होता था, मैं सोचती थी बुक में ऐसे ही लिखा है। और रियल का केस उनका सर ये रहता है कि शादी से पहले उनके कई सारे अफेयर्स रहते हैं, मतलब फिजिकल रिलेशन टाइप के, और जब शादी होती है तो बोलना नहीं चाहिए, वो सच में तब बीबी के लिए नामर्द होते हैं, क्योंकि उसके पहले उन्होंने बहुत कुछ करा रखा होता है। यहाँ तक कि ट्रीटमेंट लिए भी होते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह ने उनके ट्रीटमेंट भी कराए होते हैं। तो जब आपकी सोच नहीं सही है, क्योंकि बोलते थे ना कि पुरुषत्व के लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरी चीज है तो चरक ने भी लिखा है, और हर किसी ने जी, लिखा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य मतलब लोग वही सोचते कामना क्या है स्वप्न। कि उसको मतलब सप्रेस करना, दैट इज नॉट सप्रेशन। सप्रेशन इज डिफरेंट फिनोमेनन। आपकी सोच ही उधर नहीं जाती है, तो जब आपकी सोच ही नहीं जाएगी तो उसका क्षरण ही नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मंथली एक आध बार क्षरण हो रहा है, आई एम नॉट अ मेल, लेकिन अगर जिस हिसाब से मैं सोचती हूँ अगर ऐसा होता है तो रहेगी स्टेमिना। लेकिन आप मतलब फूल खिला ही नहीं, सही से बना ही नहीं, उसके पहले वो जब नष्ट होना तोड़ शुरू देना। कर देगा तो प्रॉब्लम मतलब लाजमी है। और मतलब लोग पूछते नहीं है, मैं तो मेरे पास अगर 17-16 साल के बच्चे हैं और प्रॉब्लम आई है उनकी, कुछ कुछ प्रॉब्लम, तो भी मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, मैंने कहा कितनी बार बेटा मास्टरबेट करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ मुझे। तो वो जो प्रॉब्लम है, चाहे जिस भी वजह से, मैं बहुत अच्छे संदर्भ की वजह नहीं जानती हूँ, लेकिन जो ये बच्चों में आ गई हैं चीजें, जो एक सर्टेन हाँ। एज के बाद आनी चाहिए थी, उसकी हम्म। वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर। तो मेन है थॉट प्रोसेस पर काम करने की जरूरत है आपको, मतलब बच्चों के अंदर इस तरह की चीजें ही ख्यालात में ही ना आए, जैसे हमारे टाइम में बचपन में होता था कि वो रेयर बच्चों के दिमाग में आता था। तो मैम वो तब विचार जाकर बदलना असंभव है मैम, वो उसके लिए क्या है ना, अब वो कैसे नर्व्स को बदलेंगे? काम करना पड़ेगा। पहले के जमाने विचार में नहीं साड़ी बदले। पहनते थे लोग, आज के जमाने में शॉर्ट्स पहनते हैं, तो कैसे बदलेंगे आप? हम्म। नहीं सर, सिस्टम तो बदलना पड़ेगा, सिस्टम इसलिए बदलना पड़ेगा, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अभी पता नहीं कौन सी मैं टेक्नोलॉजी एक देख रही थी, तो लोगों ने कहा इस तरीके से, हमने कहा टेक्नोलॉजी सब तो कर दोगे, लेकिन शरीर के अंदर का पाचन कहाँ से होगा? जैसे हो सही रहा है बात। ना कि हर वक्त व्यायाम करना जरूरी है, क्योंकि दोषों का क्षय हम्म। उसी से होना है, अग्नि की वृद्धि वहीं से होनी है। तो जब हम्म। आप व्यायाम नहीं करेंगे, फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, और आप सोचते हैं कि मैं फिंगर दबाऊंगा और सारे काम हो जाएंगे, तो आपका तो पाचन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको परमात्मा ने बनाया है, आपको किसी मशीन ने नहीं बनाया है। और उसके लिए आपको हम जब फिजिकल नेचर ने वर्क ही बनाया तो चाहिए नेचर के मैम। हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। जैसे वो लकड़ी काटते थे गुरुकुल में, वो फिजिकल वर्क करते थे, उसी टाइप से चाहिए मैम फिजिकल वर्क हाँ मतलब डेवलपमेंट। सारे काम जैसे वो, आप मैं नहीं कहती आप उसी फॉर्मेट में पड़ जाओ। पीरियड आप, मैं लगाना अपने है। पेशेंट्स को भी कहती आप कुछ भी ऐसा करिए जिसमें आपका पसीना निकले, मुझे हम्म। कोई मतलब नहीं है। तो अभी मेरा रिसेंटली पेशेंट आया था, तो 24 साल का बच्चा था, तो मैंने पूछा तो हुआ कि जिम किस में करते हैं जी, एसी चलता रहता है, जिमिंग हो रही है। हमने कहा उसमें आपको कितना पसीना निकलता होगा? तो हाँ मैम, देखिए जब ना होता मैम, है जैसे अब मैं बनारस में हूँ, इतना पोल्यूशन है यहाँ पे कि कोई हम्म ऑप्शन ही नहीं है कि घर पे ही आप नहीं करो सर, सूर्य मैं भी नमस्कार बनारस के जो भी। पास की हूँ, भदोही की हूँ, मैं लोकल वहाँ की एक्चुअली। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरा कहने का मतलब है कि आपको एक जी। रास्ते निकालना पड़ेगा।
हाँ जैसे मैम। ऑफ द ट्रैक में बात करूंगी, अभी एक कंपनी ने सिस्टम शुरू किया कि दाह संस्कार वही करेंगे, आप उसके मेंबर बन जाइए। 37,500 उसकी फी है, लाइफ टाइम दैट्स कुछ करके उनके ही है, मेंबरशिप की फीस है, वैसे भी वन टाइम वाली बात है। तो जब उन्होंने ये फॉर्मेट लाया तो हम चिकित्सकों को एक ऐसा फॉर्मेट लाना पड़ेगा, या जैसे आयुर्वेद को बोलते हैं कि वेलनेस के फॉर्म में चल रहा है, तो पेशेंट को किसी न किसी फॉर्मेट में व्यायाम कराना पड़ेगा। नहीं व्यायाम करेंगे तो अग्नि की वृद्धि नहीं होगी और प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। क्योंकि एक इंग्लिश का बहुत बड़ा, मतलब मैंने एडिटोरियल पढ़ा था आज से 15-20 साल पहले, टू क्रिएट एनर्जी बर्न एनर्जी। तो जैसे कल वो मेंटल डिसऑर्डर की पेशेंट आई थी ना, जिसको स्ट्रेस बहुत ज्यादा था सर, मतलब मैम को, तो वहां पर भी सर मैंने देखा है कि जब आप बहुत परेशान भी होते हैं ना, कहते नहीं, एक इंसान अगर बहुत ज्यादा फिजिकली काम कर रहा होता है ना, तो उसके पास बोलते नहीं परेशान होने के लिए भी वक्त नहीं होता। मतलब मेंटली आप इतना ज्यादा नहीं कर सकते, आप फिजिकली थके हो इतना कि झक मार करके नींद आ जाती है, आप सो जाते हो। तो आपको काम करना पड़ेगा, और खुद भी करके देखो सर। किसी भी इंसान के लिए मैं कहती हूँ, जब बहुत परेशान हो, बहुत स्ट्रेस हो, कुछ नहीं, जो भी फिजिकल वर्क कर सकते हो उस फिजिकल वर्क को करो। आप देखोगे 15 से मिनट से आधे घंटे के अंदर आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। 2-3 घंटे आप दबा कर इतनी मेहनत करो ना, जिसको कहते हैं कि हाथ तोड़ मेहनत करना। आप करके देखो, मैंने लाइफ में बहुत बार किया है, और मैं अपने सारे लोग को बोलती हूँ, कभी भी इतना लग रहा है बहुत डिप्रेस हो, पर बहुत परेशान हो, रोना आ रहा है, तो आप फिजिकल वर्क करो। कुछ लोग कहते हैं जी तब पर भी नहीं कर सकते, तो हमने कहा बैठकर भैया लगाओ म्यूजिक और दबा कर डांस करो। तो या तो नहीं, घर वहां में से नहीं तो कहीं झाड़ू कहीं पोछा ही से, कर लो, कुछ तो करो घर में ही, झाड़ू हाँ पोछा मतलब करो। उसमें, अब उसमें क्या होता है कि होता क्या है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, मैंने नेचुरोपैथी में पढ़ा था इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तब आपको खाना भी नहीं चाहिए। जैसे हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं ना कि स्वस्थ प्रसन्न होकर के खाना खाना है या पानी पीना है। तो जब आप परेशानी में हो तो आपको खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आपको वायु भी सिंपली अलग क्या तरह करना से चाहिए, रहती थोड़ा है। सा पानी पीजिए और कुछ फिजिकल वर्क करेंगे तो आपको पता है एक्सक्रीशन जरूर होगा। एक्सक्रीशन होगा तो जो आपका टॉक्सिक मटेरियल थॉट वाला था ना, वो भी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। हाँ तो मैम, इस वो वजह वायु से ही, अलग तरह से हाँ, ठीक होती है फिर तो यहाँ से फिजिकल। जब आप सोचोगे मैं बहुत टफ नहीं करती सर बात की वजह से ये और वो, मतलब आप बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, तो आपकी बॉडी से उस कचड़े का निकल जाना है। इसीलिए बोलते हैं कि जब परेशान रहो तो खाना बिल्कुल भी मत खाओ, क्योंकि वो जो टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में बना है वो कुछ टाइम तक ट्रेवल तो करेगा ना, और आपने खाना खा लिया तो उस खाने के साथ वो बॉडी में और टाइम तक ट्रेवल करेगा। इसलिए देखिए पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि आंसू आ रहा है, रोना आ रहा है तो बंद करो पहले, खाना नहीं खाना, खाना खाते हो तो रोना नहीं, खाना खाते हो, वो मतलब इधर से बताए थे, हम लोगों ने इसको इधर से साइंटिफिक। समझा है ना। तो सिंपल सा तरीका है कि जब आप अपने हर कोर ऑफ एक्टिविटीज के साथ या हर कार्य के साथ करते नहीं है, आप तटस्थ होकर के अच्छे से करोगे, मन से करोगे, आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे सिचुएशंस कितनी ही वर्स्ट क्यों ना हो। ये मेरा मानना है। मतलब बहुत ही बुरी हालत होते हैं तो सिर्फ धैर्य रखने की या शांत रहने की जरूरत होती है थोड़ी सी, उसके बाद सिस्टम ठीक हो जाता है। तो ये बच्चों को, और ये स्कूल में मुझे लगता है ना टीचर से सर सिखा पाएंगे। जैसे हम लोग का एक मॉरल एजुकेशन का पीरियड नहीं होता था, तो आजकल के भी स्कूलों में एक मॉरल एजुकेशन का होना चाहिए क्लास, और मॉरल एजुकेशन की जो टीचर हो उसको खुद भी इतनी, मतलब ऐसी हो कि उसकी मतलब कहते हैं ना इमेज ऐसी हो कि बच्चे उसकी बात को फॉलो करें, समझे। क्योंकि कई बार अपने पेरेंट्स की बात नहीं समझ में आती है। मैं खुद कहती हूँ कि मैं जितना अपने पेरेंट्स से हूँ उससे ज्यादा मैं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अगर 30-40% में किया है, तो शायद मेरे टीचर्स ने मुझे 60-70% बनाया है। तो एक बच्चा जो होता है ना, बोलते हैं टीचर जो होता है राष्ट्र का निर्माण करता है, वो रियलिटी है, टीचर राष्ट्र का निर्माण करता है, क्योंकि वो अपने थॉट प्रोसेस को थ्रू दी मॉरल एजुकेशन वाली बुक्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, उनके थ्रू बच्चों के दिमाग में बहुत इजीली डाल सकता है, और बड़े आराम से बच्चे ठीक हो सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम को उस लेवल पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा जैसे हमारे टाइम में होता था, मुझे लगता है ये चीज। मैम, इसका रूट कॉज अगर दूर करना हो तो मेरी ऐसी समझ है कि जैसे ये यम नियम के अलावा मतलब आसन प्राणायाम सिखाना पड़ेगा स्कूल में। हाँ, वो तो शिवानी जी ने बोला नहीं है, अगर आप अपने बच्चे को कोई दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं तो आप ध्यान दीजिए। मतलब बहुत छोटा बच्चा हो, 4-5 साल का ही हो, आप तब से बच्चों को ध्यान दे दीजिए, और बच्चों को ध्यान जल्दी आएगा। हमारा आपका तो 10 जिम्मेदारियों में मन भटका नहीं होता है, हमें घर देखना, हमें बाहर देखना, हमें और सारी लाइबिलिटीज पूरी करनी होती है, पर बच्चों के सर पर इतना बोझ नहीं होता है। तो बचपन में बच्चों को दीजिए। जैसे म्यूजिक सिखाने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं ना कि अभी स्कूल का लोड नहीं है, अभी ये म्यूजिक सीख ले, कल को इसको शांति सुकून का काम करेगा, जैसे ये सोच हम लोग की रहती थी, मुझे याद है, लेकिन तब ध्यान नहीं पता था। अदरवाइज तब ध्यान पता होता तो अपने बच्चे को अगर हमने ध्यान दिया होता सर कोई भी,
जो भी चाहते हो, थोड़ा सा पूजा पाठ करना, जैसे ध्यान पाठक में संहिता। रस के पीछे भागता है। मैम ध्यान एक्चुअली में रस के पीछे भागता है। तो एक बार जैसे कोई आसन प्राणायाम जिससे रस निकलता हो दिमाग में, जैसे विपरीत श्वास और ये जो महाबंध लगाते हैं, और जैसे सर सांस को देखो, तेज। आप ना जो कर रहे हो, बोला नहीं से प्लीज बुरा मत मानिएगा, बहुत जी। कॉम्प्लिकेट कर रहे हो सिस्टम को। अच्छा। आप बहुत सिंपल ध्यान से, मतलब ना आप बच्चों को, जैसे मैं कहती हूँ, छोटे बच्चों को बैठा लो सामने, आप भी बैठ जाओ, और बैठ जाने के बाद उनको सिंपली, जैसे मैं तो अपने पेशेंट्स को भी ऐसे कराती हूँ, आप बैठिए, सिंपल ज्ञान मुद्रा में आप बैठ जाइए, जो भी विचार आना है आने दीजिए। बच्चों को जब शुरुआत में आप कराएंगे ना, तो उनको गेम के फॉर्मेट में करा सकते हैं, और गेम के फॉर्मेट में करा करके ये पूछा जा सकता है, हाँ जी बेटा जी 5-10 मिनट में आपने क्या क्या सोचा, क्योंकि बैठा तो शांति से है ना। तो बैठना और बैठने के अलावा क्या चल रहा है, जो हम कहते हैं कि नहीं ध्यान में कुछ नहीं आएगा, ये है ते है, और उससे हम बहुत, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ भी खुद था, मैं बैठती थी, लोगों को कराती थी, 2-4 मिनट की तसल्ली मिलती थी, पर मैंने कहा ये ध्यान वो नहीं है जिसमें इंसान 1-1.5 घंटे बैठने को सोचे। तो मेरे साथ, मैंने फोरम पर भी शायद डिस्कस किया था, 2020 और 21 में मेरे साथ हुआ वो घटना। तो मुझे फील भी हुआ कि हाँ मैं इस कंडीशन में बैठ सकती हूँ। तो ध्यान में बस आप सिंपल सा, आप अपना मतलब किसी भी इंसान के लिए मैं कहती हूँ, वो ज्ञान मुद्रा या किसी भी मुद्रा में सीधा बस बैठ जाए, जैसे सदगुरु जी नहीं कहते हैं 24 मैम तो घंटे में से नींद आएगी 3 मैम। घंटे आपको गुजारने, बस सीधा बैठना है। जब आप सीधा नींद बैठना आएगी। शुरू करेंगे, आप इसकी स्पाइनल कॉर्ड ठीक होगी, तो आगे आगे प्रोसीजर ऐसे ठीक होगा। बहुत सिंपल करिए। जब चीजों को टफ करेंगे ना, तो चीजें नहीं होती, जो मेरा मानना है। अगर प्लीज मेरी बात अदरवाइज लगे तो नहीं आप नहीं मैम, माफ क्यों करिएगा, नहीं। क्योंकि जिंदगी की एक चीज मैं जानी हूँ, मेरे टीचर्स गुरु लोग कहते थे कि सहज बनिए, सरल बनिए। और सही में सर, अगर सहज और सरल बन जाओगे ना, तो शुरुआत में लोगों को भले नहीं समझ पाओगे, लॉन्ग टर्म में लोगों को भी आप समझ में आएंगे। आप खुद को सबसे पहले अपने आप को समझ में आएंगे। लगता है 1.5 साल का वक्त, इतने जल्दी ये बात नहीं समझ में आती है। मेरे सर जब कहते थे, मैं सोचती थी भाई वो 80 साल के हैं, वो कह सकते हैं, मैं नहीं। लेकिन मैंने देखा सच में बहुत आसानी, मतलब जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है अगर हम सहज सरल बन जाए। जो कर्म करना है वो करना है। वो भागने वाला एटीट्यूड मैं नहीं बता रही हूँ कि आप कर्मों से भागो। कर्म करिए, लेकिन कर्म करने के अलावा बहुत ज्यादा, मतलब कहते नहीं, हाय हाय नहीं मचाइए। तो बहुत सिंपल रहिए। ये नेचुरोपैथी का कंसेप्ट एक्चुअली, सहज रहो, सरल रहो, बी सिंपल एंड ऐसा कुछ नेचुरल ऐसे करके उसकी सेम है। तो अच्छा है, बच्चों को भी ये चीज सिखाने की जरूरत है, बट हमारे आचरण में नहीं रहेगा तो हम बच्चों को भी नहीं सिखा पाएंगे, ये भी बात सही है। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम में फॉल्ट है। ये वो वायु ऐसी चलती है मैम, जैसी वायु आप पेरेंट्स में होगी वैसी वायु बच्चे में आएगी, जिस हाँ तरीके से तो वायु बस वही मतलब। है कि जैसे बस। देखिए हर चीज का बाजारीकरण हुआ है। बाजारीकरण का मतलब कि आप हर चीज को बेच सकते हो। ऐसे एजुकेशन सिस्टम में इन सब चीजों को लाना चाहिए। अगर कोई थॉट प्रोसेस में बढ़िया हो, तो वो जब पूरा पैनल में ही ला देगा। जैसे बच्चों को बेसिक स्कूलिंग ही यहीं से शुरू हो जाएगी। जैसे कोई स्कूल है तो उसका प्रिंसिपल या सीबीएसई बोर्ड का डायरेक्टर अगर इस तरीके से सोचने लगेगा, तो मुझे लगता है कि आज से 10-15 साल बाद, अभी तो नहीं, 15 साल बाद बच्चों में भी चेंज आ जाएगा। क्योंकि हमारी एज ग्रुप के लोग होंगे जो डायरेक्टर वगैरह के उसमें जाएंगे, और जिनको खुद में उस चीज की कीमत पता होगी। तो जब वो खुद उस चीज का एहसास करते होंगे, क्योंकि सत्ता तो शासक के हिसाब से चलती है ना। जैसे मोदी जी मैं का विजन है, उस मुझे विजन के लगता है हिसाब आगे से का जब टाइम सब, बहुत खराब आएगा। आगे का टाइम नहीं खराब मैं ये होता नहीं जाएगा, मुझे मानती, ऐसा कभी भी ये चीज नहीं मानती। क्योंकि परमात्मा की एक जो है, कहते नहीं है कि गीता में भी कहा गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब अच्छे के लिए होता है, ये जो हमारा फेज है सर ना, पढ़ते नहीं थे कि परिवर्तन में भी अप एंड डाउन होते हैं, तो ये थोड़ा सा डाउन का फेज है। उसके बाद ये आएगा उभार में। मैं ऐसे नहीं मानती हूँ, ये चेंज होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि हम आप देख पाए, हो सकता है हम आप नहीं देख पाए। क्योंकि एनर्जी को एक बार चैनलाइज होने से पहले एनर्जी एक बार बिखरती भी है। ये नेचर का रूल है। कुछ भी बनने से पहले पूरा कण कण बिखरेगा। जब कण कण बिखर जाएगा, तो कण कण को समेटना या उसे फॉर्म बनाना मुझे लगता है ज्यादा आसान होता है देन बड़े बड़े पत्थरों से कुछ बनाना। तो इस वजह से ये भटकाव वाली कंडीशन चल रही है समाज में या हमारे अंदर, मतलब ह्यूमन देखिए मैम बींग्स के आप अंदर। बहुत पॉजिटिव हैं आप, लेकिन मैं मैथमेटिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि पेड़ खत्म है, मिट्टी खत्म है, तो इंसान में शांति हो ही नहीं सकती। तो मेरे को नहीं तो तो लगता है फिर समय अगर आप खराब इस है। फॉर्मेट में सोचेंगे, तो पहले तब आप इस फॉर्मेट में सोचो कि प्रकृति का नाश होगा, नहीं, है ना। नाश मतलब नाश धीरे धीरे होता है। जैसे अब आप देखिए ना, अब 1500 या 1400 कब से भी ले लीजिए, एक चीज कांस्टेंट हो रही है कि ऑर्गेनिक कंटेंट और पेड़ खत्म होते आ रहे हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी आप वो कर लीजिए, तो वही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पेड़ खत्म हो रहे वो हैं, तो है, पानी कम लेकिन हो रहा है। सर ये चीज है, जैसे देखिए बोलना नहीं चाहिए
कि जैसे ये सारी चीजें गलत हो रही हैं, वैसे ही एक तबका या कुछ लोग ऐसे हैं जो नेचर को मतलब कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए काम कर रहे हैं ना। ये अलग बात है कि वो परसेंटेज थोड़ी सी कम है बहुत कम, ना, बहुत कम, ना के बहुत बराबर। कम है, लेकिन कहते नहीं, उम्मीद की जो आशा की किरण होती है ना, वो बहुत हल्की सी ही होती है, लेकिन उजाला मतलब अंधकार को नष्ट करने के लिए काफी होती है। तो मुझे लगता है कि चेंजेस आ जाएंगे, टाइम लगेगा। अभी कुछ लोग को समझ में आया, जैसे मैं आपको अपना सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि मैं बस्ती करती हूँ, तो मैं उस वक्त भी ख्याल रखती हूँ कि कम से कम इकोसिस्टम को नुकसान हो। और मैं पेशेंट्स को भी बताती हूँ बेवजह नहीं करिए। जैसे मान लो कोई भी चीज हम लोग पढ़ते थे ना 10th क्लास के साइंस में है कि रीयूज करिए, रिसाइकिल करिए, दिस दैट। तो हमारा तो जो इंडियन सिस्टम है जीने का, उसी में हम लोग मेजोरिटी चीजों का रीयूज कर लेते थे। कुछ लोग उसको कहेंगे नहीं यार, ये तो फालतू छोटी छोटी चीजों को सहेजता है। हमारी जो इंडियन सिस्टम था जीने खाने का तरीका, उसमें हम हर चीज को सहेजते थे, हम किसी भी चीज का मिसयूज नहीं करते थे। तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग जैसे सदगुरु जी हैं, शिवानी जी हैं, ये लोग बहुत सारी चीजें लोगों को बता रहे हैं और बहुत सारे लोग चेंज हो रहे हैं। पर होता क्या ना कि हम लोग तो चमत्कार को नमस्कार करने वालों में से हैं। हर चीज हमको सडन चेंज चाहिए, तो सडन नहीं हो पाएगा सर, पर उम्मीद रखोगे तो चीजें हो जाएंगी, मुझे ये लगता है। 20-25 साल हो सकता है लग जाए, बट काफी लोग आएंगे आगे, आप देखते जाइए, अभी बहुत कुछ चलिए ठीक। बदलेगा। जी सर, थैंक यू सर। मैंने ज्यादा बोल दिया तो प्लीज मुझे माफ कर देना, या जो भी मेरी बातें नहीं समझ में आई हो किसी को। पाठक सर, जी, सर है आप ना? ना ऐसा लग रहा है कि आप प्रवचन दे रही हैं, हम सब सुनते रहे, सुनते रहे। सर मेरी अपनी सोच थी, मुझे भी लगा थोड़ा ज्यादा हो गया, बात चल रहा था तेज का, तेज से कुछ अलग हो गया, सॉरी सर। किसी को कुछ और बताना है तो बताइए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं, फिर कल मिलेंगे। नहीं बताना है तो अभी हम सेशन बंद करते हैं और हम अब 8:15 मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। थैंक यू सभी लोग को, प्रणाम सभी लोग को। ठीक है सर, मैं वो निदान के लिए पेशेंट को लिंक भेज दूंगा। हाँ लाइए लाइए सर, लाइए ठीक 8:15। ओके। हेलो। थैंक यू। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए मैम। सर वो प्रेगनेंसी में जो निस्तेजता आती है। प्रेगनेंसी में वो तो पांडुता रहता है ना, पांडु। जी जी। अंजना मैम का विचार सुनना है क्या आपको? जी जी बिल्कुल सर। अंजना मैम आप कृपया बताइए, पांडुजन्य निस्तेजता पे आपका क्या कहना है? अंजना मैम अगर आप फ्री हैं तो बताइए। जी सर, नमस्कार सभी लोग को। जी मैडम, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? जी मैम, पांडुता में जो निस्तेजता आती है, अक्सर महिलाओं को 5वें महीने में ऐसा लगने लगता है कि चेहरा पूरा काला सा हो रहा है और पूरा निस्तेज टाइप का हो जाता है। मतलब ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि पहचानना ही मुश्किल हो जाता है, इतना ज्यादा चेहरा जो होता है पूरा डार्क हो जाता है। और फिर उनको रिकवर होने में भी बहुत समय लगता है काफी, मतलब प्रेगनेंसी के बाद भी हम लोग उस चीज को देखते हैं कि ये बहुत जल्दी रिकवर नहीं हो पा रही है और बहुत समय लग रहा है। चलिए मैम, क्या है ना, अगर आपने थोड़ा सा याद करिए तो जो गर्भ का मासानुमासिक क्रम हमारे यहाँ बताया गया है, जी तो वहाँ चतुर्थ मास में बताया गया है गर्भिणी में जो है गुरुता आती है। अब पंचम मास में बता दिया है कि बलवण का क्षय होता है, मांस का और शोणित का क्षय होता है। क्योंकि वहां पे क्या है, चतुर्थ मास में बता रहा है कि गर्भ जो है वो गुरुता, गर्भ जो है थोड़ा गुरु हो जाता है, और वहां पे गर्भ में जो है वो मांस और शोणित की वृद्धि होती है, वर्ण का जो होता है वो विकास होता है। मतलब क्या है, साफ साफ है कि अगर हम एक तरह से देखें डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया जो होता है वो सबसे अधिक जो होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में ही होता है। और जब सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है तो एक्सेसिव नीड जो होती है वो, चाहे प्रोटीन की हो चाहे कार्बोहाइड्रेट की हो, जो भी हमारे मिनरल्स हैं, बॉडी के विटामिन हैं, ग्लूकोज है, वो सब हमें उसी समय मैक्सिमम नीड होती है। क्योंकि एक मास, जिसे कहते हैं कि वो कह रहे हैं बल और मास का क्षय हो रहा है, इधर बल और मास से जो है वो पुश हो रहा है, मतलब पुष्ट हो रहा है, मतलब वहां पे उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो गर्भिणी में क्या है कि अगर आपके जो धातु परिणमन की हम बात करते हैं, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, तो कहीं ना कहीं धातु क्षय हो रहा है। और जब स्पेशली जो धातु क्षय हो रहा है तो वो रस धातु का क्षय सबसे ज्यादा हो रहा है। क्योंकि हमारी जो पूर्वोत्तर धातु का ही क्षय होगा तो उत्तरोत्तर धातु उतनी प्रॉपरली नहीं बन पाएंगी। और आपने अगर ध्यान देंगे तो अष्टम में उन्होंने ये भी बताया है कि शुक्र का
सॉरी, ओज का 6 भी बताया है कि कभी म्लानता होती है, कभी खुश हो जाती है, कभी कभी गर्भ में जो है म्लानता आती है, कभी गर्भ खुश हो जाता है। मतलब जो अनस्टेबल फेज ऑफ द ओज बताते हैं कि कभी वो ओज जो है गर्भ में रहता है, कभी वो ओज गर्भणी में रहता है। जैसे सर ने बताया, 2 बातें बताई कि जो ये पिगमेंटेशन है, ये अगर आप उस हम रस धातु की 6 की अवस्था को देखेंगे, तो रस धातु की 6 में भी हमें इस तरह की लक्षण सुश्रुत संहिता में साफ साफ दिए गए हैं। और दूसरी बात, अगर पांडु रोग की बात जैसे सर ने भी कही, या किसी भी व्याधि की बात कही, तो जो पांडु व्याधि है वो भी रस धातु की ही 6 है। रस से रक्त की धातु का उतना से फॉर्मेशन नहीं प्रॉपर हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एमएसएच होता है, वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। तो अगर फेस पे ज्यादा होता है तो कोलेज्मा कहते हैं, अगर उसके जो है ब्रेस्ट पे होता है तो सेकेंडरी एरियोला, फर्स्ट एरियोला सब बनता है। और अगर स्टील ग्रेविडोरम जिसे हम लोग अच्छे से मानते हैं, आयुर्वेद के 21 का भी बहुत अच्छे से वर्णन करता है। तो नेचुरल सी बात है कि ये जो चीजें बॉडी में बेबी को बहुत तेजी से चाह रहा है, बेबी ले रहा है, और मदर के पास जो भी स्टॉक है, मदर जो भी उसको दे रही है, अगर प्रॉपरली वो गर्भिणी परिचर्या का पालन नहीं कर रही है या कर भी रही है, तो भी उसको बहुत अधिक मात्रा में गर्भ को समय देना रहता है, या गर्भ को अपने पोषण के लिए, गर्भ पोषण के लिए वो अपनी मदर से, गर्भिणी से लेता है। तो ये जो कंडीशंस आती हैं, ये रस धातु के 6, रक्त धातु के 6 से ही आती हैं। अगर प्रॉपर धातु पोषण करेंगे तो ये कंडीशंस थोड़ी सी हमें कहना चाहिए कि वो असाध्यता की तरफ नहीं जाएंगी, साध्य रहेंगी। अगर गर्भिणी स्त्री को पांडु ज्यादा है, रस धातु का 6 ज्यादा है, तो फिर वो उस तरफ चली जाएंगी, फिर वो असाध्य हो जाएंगी। तो ये इसका एक प्रयोग रहता है। थैंक यू। जी मैम। ठीक है, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहता है? डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी आप ही है ना? आपका नाम सरनेम गुप्ता जी है ना? जी 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 सर। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी ने भी एमडी एंट्रेंस क्लियर कर लिया है। मैम आपको कितने परसेंटाइल आए हैं? सर 68% आया है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। इनको भी मतलब एमडी अभी मिल जाएगा। थैंक यू सर। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलेंगे। कहाँ से है ज्योति मैम? आप कहाँ से हो मैम? कहाँ पर हो? मैम मैं संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से ही पास आउट हूँ, और मैं 2002 बैच की हूँ, 2002 बैच की। अच्छा 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 अच्छा। इस समय कहाँ पर हो आप? मैम इस समय मैं बनारस में ही हूँ, और मैम एक बार मैं आपसे मिलने भी गई थी, बट बाई चांस मैं आपसे मिल नहीं पाई, आपकी ड्यूटी कहीं बाहर लगी हुई थी, तो मैं आपसे अच्छा। मिलने गई थी एक बार। सैटरडे में गए होगे आप ना? भद्रासी वगैरह में होंगे मैं। जी जी जी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, आना कभी। ठीक। ओके। और आप ज्योति मैम, आप अंजना मैम के अंडर में ही एमडी कर लीजिए ना गायनिक में। सर गवर्नमेंट कॉलेज शायद ही मिले। अच्छा, ऐसा भी है। जी। ठीक है, कोशिश करिए, काउंसलिंग करिए, वो है अटेंड करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। जी सर। ठीक है, थैंक यू आपका, सभी लोग का थैंक यू। अब हम 8:15 बजे मिलेंगे। थैंक यू, मैं बंद करता हूँ सेशन। प्रणाम सर। 1 मिनट, ये बंद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं करता हूँ।